हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग फार्मूला। पर मैं आपको फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने इस एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में, अभी तो शॉर्टकट में बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में कर दिया है। आप पिछली वीडियो एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। फिर भी एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग फार्मूला क्या है, देखो हम एक वीक जो एक कोस्ट सेंटर होता है उसमें दो टाइप की कोस्ट को हम वो ऑब्जर्व करता है। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है तो हमें पता है कि उसको हम डायरेक्टली उस पर खर्च की गई है, उस कोस्ट सेंटर पर हम डायरेक्टली उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है। मेन थोड़ी सी प्रॉब्लम किस में आती है, जो इंडेक्ट, जो ऐसे खर्चे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट में खर्च कर दिए गए हैं और उसने उसको उस सारे खर्चों में से उसका कुछ पार्ट उसने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो उसको ऑब्जॉर्प्शन कोस्टिंग है ना, एलोकेशन भी कहते हैं उसको, तो री एप्रोप्रिएशन भी हमने बहुत डिटेल में टॉपिक किया है, ठीक है। तो ये सारे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम अभी करते हैं ऑब्जॉर्प्शन कोस्टिंग फार्मूला किसे कहते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग फार्मूला आप देख रहे हैं, पर ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। कोस्ट फार्मूला इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कोस्ट पर यूनिट, पर यूनिट बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पर यूनिट मतलब एक जो प्रोडक्ट है, जैसे एक चेयर बनानी है तो एक चेयर पर डायरेक्ट लेबर कितनी खर्च की गई है, एक चेयर बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर कितनी खर्च की गई है। हम बोलते हैं कि यदि मैंने एक चेयर बनानी है, 500 रुपये की एक चेयर बनेगी तो उस पर एक बंदा लगेगा और उस जो लेबर है वो उसको 100 रुपये दिया जाएगा। तो मेरे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, 100 रुपया होगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, हमने बोला 80 रुपये उस पर मटेरियल खर्चा किया जाएगा। उस चेयर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा डायरेक्टली तो 80 रुपये होगा। तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हो गया, ठीक है। और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल है, मैन्युफैक्चरिंग है और क्या है, ओवरहेड्स किसे है, ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है गया। और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पता है कि जो हमारी आउटपुट जैसे जैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या रहती है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की पर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। इसकी भी बहुत डिटेल में वीडियो बना चुके हुए हैं, ठीक है। और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट, ये जैसे जैसे हमारे यूनिट इंक्रीज होते हैं ये कम होती जाती है, जैसे जैसे हमारे यूनिट कम होते हैं ये बढ़ जाती है। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है। ओवरहेड खर्चे क्या होते हैं, जो क्या होती है, इनडायरेक्ट होते हैं। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चे, ठीक है। और इनडायरेक्ट खर्चों को दो भागों में बांटा गया है, किसमें, वेरिएबल में और फिक्स्ड में, ठीक है। तो ये बहुत टर्म आप बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट फार्मूला फिर से हम कर लेते हैं कि ये तो पर यूनिट निकाला ना, अब पर यूनिट नहीं कहते टोटल, कि हमने एक डिपार्टमेंट में जितनी भी एक महीने में जितनी भी लेबर पर खर्चा किया गया है ना, एक यूनिट निकालना तो थोड़ा टफ होता है ना। जैसे डायरेक्ट लेबर बहुत सारी लग गई ना, उसने काम कर दिया तो एक महीने में हमने लेबर पर कितना खर्चा किया गया, वो क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो एक महीने में हमने मटीरियल पर कितना खर्चा किया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर क्या होता है कि हमने इंडायरेक्टली कितने खर्चे किए हैं। इंडायरेक्टली खर्चे बड़े सारे होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में बड़े सारे होते हैं, जैसे सुपरवाइजर, फोरमैन, इंडायरेक्टली खर्चे हो गए। ऑफिस का सारा ही खर्चा इंडायरेक्टली खर्चा होता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी सारा इंडायरेक्टली खर्चा होता है। उन सारे इंडायरेक्टली खर्चों को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। तो उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, टोटल कॉस्टों को, है ना, इन सभी को, एक वेरिएबल में एक फिक्स्ड में। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, इन सारी कॉस्ट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, और एक महीने में कितने यूनिट बनाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, डिवाइड कर दो तो हमें हमारे पास आ जाती है पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। आप सभी को बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फिर से बोल देती हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन करते समय जितने भी खर्चे हुए हैं वो होगी प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। और प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में आ गया वेरिएबल, मतलब इंडायरेक्ट खर्चों को दो भागों में बांटा है, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। मे बी कैलकुलेशन द प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। देखो कहते हैं कि थोड़ा क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री है, तो डायरेक्ट को तो ऑब्जर्व करना ईजी होता है, पर इंडायरेक्ट खर्चों को, ओवरहेड क्या है, इंडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंडायरेक्ट खर्चों को एक स्पेसिफिक यूनिट में, एक को सेंटर में डालना थोड़ा टफ काम होता है। फिर भी हम कुछ स्टेप मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रही हूँ, तो हम वो स्टेप अपनाएं तो हम इस ढंग से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यदि कॉस्ट पर यूनिट देखना है, हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक
ये चेयर ले ली, एक चेयर को बनाने के लिए कितनी लेबर लगी, उस लेबर ने कितने घंटे लगाए और उसका कितना खर्चा आया, तो वो क्या हो गया, एक चेयर बोला ना, एक यूनिट, तो एक यूनिट का लेबर का खर्चा, ठीक है। और उसको हम उस प्रोडक्ट पर एट्रीब्यूट कर देते हैं, लगा देते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द लेबर रेट, कैसे किस हिसाब से उसने सिर्फ एक चेयर को बनाने के लिए 5 घंटे लगाए, ठीक है, तो 1 घंटे की रेट क्या है, तो 5 घंटे मल्टीप्लाई बाय वो रेट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी, लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और या फिर उसको हम टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं, या उसको फिक्स ही कर देते हैं कि आपने एक चेयर का हम आपको बनाने के लिए इतने पैसे देने हैं, ठीक है। तो किसी भी ढंग से हम लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे एक यूनिट की। अब डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब हम उसको डायरेक्टली इम्पोज कर सकते हैं कि ये इस यूनिट पर खर्च की गई है, इस लेबर ने बस इस यूनिट पर काम किया है, ठीक है। और लेबर कॉस्ट कैन आल्सो बी टेकन फॉर द इनकम स्टेटमेंट, लेबर कॉस्ट को हम कहाँ ले सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट, अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे बनती है, उसमें ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, जैसे लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाली, ऐसे मटेरियल, जैसे कि आपको बोल दिया ना, मैं एक चेयर बनाने के लिए 80 रुपये का मटेरियल लगा एक चेयर पर, तो हम डायरेक्टली इम्पोज कर सकते हैं इस पर इतनी लकड़ी लगी है, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टू कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, 80 रुपये का लग गया। द डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट कैन आल्सो बी टेकन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसकी भी कहाँ पर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन आल्सो बी टेकन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक तो हो गई डायरेक्ट लेबर, एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लेबर का ही खर्चा होता है, मटेरियल का खर्चा, तो और भी बड़े एक्सपेंसेस हो जाते हैं ना, तो वो भी हम डायरेक्टली इम्पोज कर सकते हैं, उस चेयर पर इतना खर्चा किया गया है, वो भी थर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा नहीं है वैसे, नेक्स्ट है इन थर्डली डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज वेरिएबल, तो थर्ड और मैं फोर्थ को इकट्ठा कर देती हूँ। फिर हम तीसरे नंबर पर जाते हैं कि कितने वेरिएबल को मतलब इंडायरेक्ट खर्चे किए हैं, ऊपर डायरेक्ट ले लिए ना, इंडायरेक्ट खर्चे कितने किए हैं। फैक्ट्री में भी इंडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर होगा, फोरमैन होगा, उसको हम डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर सकते कि एक चेयर पर इतना इनका खर्चा हुआ, वो तो पूरे कॉस्ट सेंटर को, पूरी फैक्ट्री को देखते रहे हैं, तो वो कौन से खर्चे हुए, इंडायरेक्ट खर्चे हुए, ठीक है। और हम ऑफिस का सारा खर्चा कौन सा होता है, इंडायरेक्ट खर्चा होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा होता है, इंडायरेक्ट खर्चा होता है। तो सारे ये इंडायरेक्ट खर्चे हो गए ना, फैक्ट्री के भी इंडायरेक्ट खर्चे, ऑफिस के भी इंडायरेक्ट खर्चे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इंडायरेक्ट खर्चे, उनको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कर लिया हमने सारे खर्चों को, फिर उसको 2 भागों में बांट दिया, किसमें, वेरिएबल में बांट दिया और फिक्स्ड में बांट दिया। वेरिएबल में ऐसा बांटा कि जो वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, वो पर यूनिट वेरिएबल इंडायरेक्ट खर्चे वो क्या रहेंगे, फिर क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल पर यूनिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। हम जितने 500 चेयर बनाए, 1000 चेयर बनाए, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं उसको भी हम वो कहाँ मिलेगी, ओवरहेड इज अवेलेबल इन इनकम स्टेटमेंट। और नेक्स्ट हम उसी को ही फिक्स्ड ओवरहेड कैसे मिलती है, फिक्स्ड ओवरहेड भी आपको पता ही है कि हमने उसको फिक्स खर्चे ऐसे होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं पर यूनिट। यदि हमने यूनिट ज़्यादा बना लिए तो फिक्स्ड ओवरहेड कम हो जाएंगे, यदि हमने यूनिट कम बनाए तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो जाएंगे, पर यूनिट बढ़ जाएंगे, ठीक है। फाइनली द फार्मूला फॉर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ड्राइविंग बाय एडिंग अप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ई फिक्स्ड, इन सभी को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो फिर भी मैं 2 टर्म आपके साथ फिर से एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, कौन सी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ले रही हूँ, इसमें मैं आपके साथ जैसे कि आपको मतलब वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड का मतलब इंडायरेक्ट खर्चे है ना, डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिविजुअल कॉस्ट सच एज सुपरविजन इंडायरेक्ट मटेरियल, यू नीड टू एलोकेट ऑल सच वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व। यदि तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको तो डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, this is called variable manufacturing overhead. Once you complete the allocation of these costs, you will know where to put these costs in income statement, ठीक है। डायरेक्टली इंडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, इंडायरेक्ट को वेरिएबल मतलब वो सिर्फ वो पर यूनिट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे पर यूनिट। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहती है पर यूनिट, चाहे 500 चेयर बनाओ, चाहे 1000 चेयर बनाओ, 1000 चेयर बनाओ, ठीक है। और वो कौन से खर्चे, इंडायरेक्ट खर्चे पर यूनिट, ठीक है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर रखा हुआ है ना, सुपरवाइजर का खर्चा हम वैसे फिक्स्ड मानते हैं, लेकिन हम उसको क्या मान लेते हैं, वेरिएबल हम इस बेस पर कहते हैं कि यदि आपने इस लिमिट से ज़्यादा काम किया
है ना। तो पर यूनिट के हिसाब से आपको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, इस टाइप से बना सकते हैं, है ना। और दूसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है। जैसे कि एक फैक्ट्री का रेंट है, हीटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ये सारे फिक्स नेचर के हैं। ये चाहे आप फैक्ट्री के अंदर 100 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, 5000 यूनिट बनाओ, ये खर्चे उतने ही रहेंगे, ठीक है। यदि यूनिट ज़्यादा बन गए तो पर यूनिट कम हो जाएगा, यदि यूनिट कम बने तो पर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये हमने कर चुके हैं। तो इसको थोड़ा हम किस हिसाब से, यदि ये जो फैक्ट्री को समझो 4 कॉस्ट सेंटर यूज़ कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो उनको आपस में बांट देना है, चारों यूनिट, चारों कॉस्ट सेंटर में। तो कैसे बांटेंगे, कोई फ्लोर वाइज, इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पिछली वीडियो में कर चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, आप एक बार निकाल के वहाँ पर देख लेना। और उसको बांटने के तरीके बहुत सारे मेथड हैं, वो भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हम ऑब्जर्वेशन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे मेथड ये भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी एक मेथड ले लिया मैंने, ठीक है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज अचीव्ड बाय मीन ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यहाँ पर कहते हैं कि कौन सा रेट ले लें जो पहले डिसाइड किया गया, मतलब ये प्री मतलब पहले, खर्च होने से पहले डिसाइड कर दिया, कहते बाद में कौन करे, पहले कर दिया कि ओवरहेड आपको इतने ही पड़ने इंडेक्ट खर्चे, ठीक है। तो इसको बजटरी ओवरहेड क्या होते हैं, जो पहले जो प्री प्लान किया गया है, ठीक है, और बजटरी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कर लेना आपने, वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे लगता है कि यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगी, नहीं तो यदि आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी होगी तो आपको थोड़ा सा टफ सा लग रहा होगा, क्योंकि मैं इसमें शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। डिटेल में उन वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।